हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आपके लिए CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए जो आपके एग्जाम है उसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी यूनिट 5 आपकी से ये मैंने टॉपिक कौन सा लिया है, फ्रॉग डेवलपमेंट। तो फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसा होता है, जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट बायोलॉजी का। इसके अंदर क्या होता है, 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। मतलब टोटली ये जो टॉपिक है कवर करता है 8 से 10 नंबर तक। पूरे बड़े कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एक छोटा एक बड़ा करके, मतलब 2 नंबर का और 4 नंबर का, इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम इसकी PYQs करेंगे तब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब फ्रॉग का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट होता है तो किस तरह से होता है। सबसे पहले एग होता है, एग में जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, हमारे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या, उसमें एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जैसे कि हमारा कोई एग है, जाइगोट है, इसमें एक्सिस बनती है। अब फ्रॉग में क्या है, 4 एक्सिस होती है, डॉर्सल, वेंट्रल हुआ, एनिमल पोल हुआ, वेजिटल पोल हुआ, इस तरह से इनमें एक्सिस हमारी बनती है। जैसे हमने ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पढ़ा था, उसमें थी ना एक्सिस, इसी तरह से यहाँ क्या है, एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, इसका एग जो होता है वो कैसा होता है, ग्रेस्टुलेशन कैसे आता है, वो सारी स्टेज जो होती है वो सब हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रॉग का डायग्राम। अब ये है फ्रॉग। तो फ्रॉग के ये देख सकते हैं आप एग्स हैं, इस तरह से इनके एग होते हैं, छोटे छोटे जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये फ्रॉग के एग है। अब हम देखते हैं जो फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम है वो है जीनोपस लैविस। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल टाइप का होता है, यानी बॉडी के बाहर। अब बॉडी के बाहर होगा तो कहाँ होगा, इन वाटर। वाटर के अंदर क्या है, इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसी तरह से हमने एक सी अर्चिन भी हमने देखा था, उसमें भी किस तरह का फर्टिलाइजेशन था, उसमें भी एक्सटर्नल टाइप का ही फर्टिलाइजेशन था, जो कि वाटर या सी जो था उसके अंदर वो अपनी एग्स को रिलीज करते हैं। उसके बाद क्या है, एग के ऊपर एक रिसेप्टर होता है और कुछ केमिकल्स होते हैं, स्पिरेक्ट, रिसेप्ट, जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म को अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट करते हैं। तो वो सब चीजें अपन ने देखी थी सी अर्चिन में। तो इसमें भी इसी तरह से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल टाइप का होता है इन वाटर, और वाटर में ही इनका क्या है, मीट करते हैं ये इन वाटर, स्पर्म एंड एग। अब इनका जो एग होता है वो किस टाइप, मेसोलेसिकल टाइप का। अब मेसोलेसिकल का मतलब मैंने आपको समझाया था, इनमें जो योग होता है बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में होता है और एक तरफ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, यह है योग। और इनमें क्लीवेज किस टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक रेडियल। अब यहाँ जो एग है हमारे फ्रॉग का, उसमें क्या है, अनइक्वल टाइप से जो प्रोटीन्स है या mRNA उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसके में जो डार्क साइड होता है वो हमारे एनिमल साइड होता है, एंड वेजिटल साइड जो होती है हमारी वो थोड़ी लाइट साइड टाइप की होती है। ये देखो, अब ये हमारे एक एग की स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है एंड ये इसका यॉर्क। तो ये वाला जो इसका पार्ट है वो कहलाता है एनिमल पोल। येलो कलर का है इसलिए इसको लाइट कलर बोला, और ये है डार्क। अब ये लाइट और डार्क जो नाम है ये कैसे पड़ा है, एनिमल पोल जो है हमारा डार्क कलर की तरफ ही क्यों बनता है, क्योंकि इनके अंदर जो सिमेट्री होती है प्रोटीन्स की, mRNA की, वो मैंने बता चुकी हूँ एसिमेट्री टाइप के प्रेजेंट रहते हैं। तो जो लाइट कलर वाला पार्ट होता है वहां पर यहाँ पर एनिमल पोल वेजिटल पोल का फॉर्मेशन होता है, एंड जो डार्क साइड वाला पार्ट होता है यहाँ पर, ये जो पार्ट होता है ये बनता है एनिमल। इस तरह से एग में चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल पोल है और भी 2 चीजें हैं, उनसे भी डिसाइड होता है कि ये साइड जो है एग का, जैसे कि ये है, अब यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, उनसे भी डिसाइड होता है कि एनिमल पोल यही बनेगा कि ये वाला बनेगा। यहाँ पर जो स्पर्म की एंट्री होती है हमारे एग के अंदर, स्पर्म एंट्री, वो भी डिसाइड करती है कि ये कौन सा एक्सिस बनेगा हमारे एग का। एक बार हम देखते हैं, जो अभी हमने देखा था, हमारा जो एग टाइप है फ्रॉग का किस टाइप का है, मेसोलेसिकल टाइप का होता है। इसमें क्या है, मॉडरेट अमाउंट में, इस तरह से यहाँ पर क्या था, योग का डिस्ट्रीब्यूशन था मॉडरेट अमाउंट में, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है इन फ्रॉग। और भी चीजें हैं वो मैंने आपको सारी क्लियर कर चुकी हूँ मैं। यूरोलेसिकल किसमें पाए जाते हैं, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। ठीक है, सी अर्चिन में अपन ने आइसोलेसिकल देखा था। अब हम एक पूरा जो एग है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्रॉग में किस टाइप का एग पाया जाता है। ये देखिए, ये है इसका एनिमल हेमिस्फीयर और ये है वेजिटल हेमिस्फीयर। अब यहाँ ये इसका न्यूक्लियस है एंड यहाँ पर इसका है यॉर्क प्रेजेंट। ये है एग जेली। इसकी जो ये वाली लेयर है वो क्या बोल रहा है इसको, एग जेली। इसके बाद है ये विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये यॉर्क वाला इसका वेजिटल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है।
इस तरह से अगर हम यहाँ और भी पार्ट्स है, ये यॉक पुअर है, यहाँ यॉक बिल्कुल एब्सेंट होता है या थोड़ा बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्पर्म की एंट्री इस तरफ से इसमें होती है, एनिमल पोल कहलाता है। एंड ये कलर में क्या है, डार्क ब्लैक या फिर इसको लिख सकते हैं अपन डार्क। अब यहाँ पर क्या है, यॉक बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, येलो कलर का है, हैवी है एंड स्लो डिवाइड करेगा। अब हैवी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो योग है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला जो पोल है वो थोड़ा हैवी हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए कि जो इसका डिवाइडेशन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत लो हो जाती है, स्लो हो जाती है। इस तरह से हमारे यहाँ ये एनिमल पोल बन गया और ये वाला बन गया वेजिटल पोल। अब हमारे जो एग है इसमें जिस तरफ से स्पर्म की एंट्री होती है, ये वाला साइड जो है वो क्या बनाता है एंड इसके अपोजिट वाला साइड क्या बनता है, तो स्पर्म, ठीक है। तो जिस तरफ से स्पर्म, ये है हमारे स्पर्म, तो जिस तरफ से स्पर्म की एंट्री होगी वो कहलाता है हमारा कौन सा साइड, वो है वेंट्रल साइड। एंड उसके अपोजिट वाला साइड को अपन मान सकते हैं डोर्सल साइड। इस तरह से इसमें एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। आपको मैंने बता दिया, इस तरह से पूरा एक एग है। अब ये एनिमल हेमिस्फीयर भी बन गया एंड वेजिटल भी बन गया। अब यहाँ हमें देखना है डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जिस तरफ से स्पर्म की एंट्री होगी, ये वाला तो हमारे कौन सा साइड बनाएगा, ये बनाएगा हमारी वेंट्रल साइड एंड ये वाला बनाएगा हमारी डोर्सल साइड। डोर्सल एक्सिस भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा हमने क्या क्या देखा है। फ्रॉग है, इसमें किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ जो एग है वो किस टाइप का प्रेजेंट होता है एंड क्लीवेज जो है वो किस टाइप का होता है। फिर उसके बाद हमने देखा है एनिमल पोल कहाँ बनता है एंड वेजिटल पोल कहाँ बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा है वेजिटल और एनिमल पोल तो हमने देखे, इसकी जो अपोजिट वाली साइड्स है जैसे कि वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस हमारे कहाँ बनती है, तो इसमें जो स्पर्म एंटर करता है वो वेंट्रल साइड बनती है, इसका अपोजिट वाली साइड बनती है डोर्सल। ये हमने पूरी अच्छे से पूरी स्ट्रक्चर देख ली है। अब यहाँ हम देखिए एक बार थोड़ा सा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्लीवेज जो होता है इसके अंदर स्टेम यॉर्क की साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटल हेमिस्फीयर। देखो इस तरफ यहाँ काफी सारे यॉर्क प्रेजेंट होता है, इस तरफ से इसमें फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट होता है। सेकंड क्लीवेज ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है एनिमल पोल से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, दिस क्लीवेज इज एट राइट एंगल टू द फर्स्ट वन एंड इज आल्सो मेडिडोनियल क्लीवेज इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर थर्ड क्लीवेज जो होता है इक्विटोरियल होता है इसके अंदर। यहाँ देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर थर्ड क्लीवेज इसमें कैसा हो रहा है, इक्विटोरियल हो रहा है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, और सेकंड क्लीवेज था हमारी मेरिडोनियल। तो इस तरह से जो डिविजन्स होते हैं इससे क्या है, स्मॉल और लार्ज क्या है, फोर्थ लार्ज ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है वेजिटल रीजन। फिर यहाँ क्या है, कंटिन्यू इस तरह से डिवीजन होते हैं काफी सारे की, और फिर सारे जो डिविजन्स होते हैं उनसे क्या बनता है 16 to 64 सेल्स कॉमनली यहाँ पर बनती है, उसको बोलते हैं मोरुला, ठीक है। अब मोरुला बन गया, उसके बाद है ये मोरुला जो बनता है हमारे, मोरुला जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, जैसे कि आपने सहतूत के पेड़ देखा होगा, उसमें जो फ्रूट लगता है सहतूत, इस तरह से वो इस तरह से गुच्छे में रहते हैं बल्क में, ये देखो मलबे, तो इस तरह का इसमें हमें दिखाई पड़ता है, देखो इस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप की चीज हमें कुछ दिखने को मिलती है। फिर यहाँ पर 128 सेल स्टेज के अंदर क्या है, ब्लास्टोसील यहाँ पर बिकम एपरेंट एंड द एम्ब्रियो इज कंसिडर्ड एज ब्लास्टोला। यहाँ पर 128 चीज का जब हमारी सेल होती है तो यहाँ पर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको नॉर्मली इतना जो डिवीजन है हमारे एग बनने के बाद, एनिमल और वेजिटल पोल बनने के बाद किस टाइप का डिवीजन है, कैसे ब्लास्टोसील बने, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस मैं आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए ये चीज आपको मैंने बताई। अब यहाँ तक हमने क्लीवेज देख लिया, ब्लास्टोसील कैसे बना है वो सब देख लिया। अब हम देख, यहाँ पर क्या है, जो एग होता है फ्रॉग का, उसमें यहाँ इस पार्ट से क्या है, स्पर्म की एंट्री होती है। जिस पार्ट से स्पर्म की एंट्री होती है इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो इसमें जो पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये 30 डिग्री क्या है, रोटेट कर लेता है। इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन जैसे स्पर्म ने एंट्री की ये इस तरह से 30 डिग्री रोटेट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया, क्योंकि जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म था ये देखो यहाँ तक रोटेट कर गया, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। और जो ये बीच वाला पार्ट है यहाँ पर क्या है, ग्रे क्रिसेंट का फॉर्मेशन होता है। अब जिस पार्ट से या जिस एरिया से ग्रे क्रिसेंट का फॉर्मेशन होता है वहां से क्या है, ग्रेस्टुलेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब ग्रेस्टुलेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसका मतलब वहां से फ्रॉग की जो बॉडी है उसका फॉर्मेशन होता है, लाइक
एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको आई होप अच्छे से क्लियर हुई होगी। स्पर्म की एंट्री होती है, उसके बाद जो अंदर का कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें 30 डिग्री रोटेशन होता है। जैसे इसमें रोटेशन होता है कुछ एरिया जो है वो पार्ट है इस तरह से बिल्कुल खाली रह जाता है। अब इस पार्ट से क्या है, इस जो खाली वाला जो पार्ट होता है 30 डिग्री रोटेट होने के बाद इस एरिया को बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट। अब जहाँ ग्रे क्रिसेंट बनता है एनीवेयर, वो अगर एग इस तरह से मैं एग बना रही हूँ, इसके चाहे से इस पार्ट में बने ये, चाहे इस पार्ट में बने ग्रे क्रिसेंट, या इस पार्ट में या इस किसी भी पार्ट में, एग के किसी भी पार्ट में किसी भी जगह पर अगर ग्रे क्रिसेंट बनेगा, वहीं से एग में ग्रेस्टुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। यानी एनीवेयर कहीं पर भी ग्रे क्रिसेंट बने वहीं से क्या है ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट होगा हमारे फ्रॉग के एग में। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब ये कहाँ स्पर्म के अपोजिट साइड में बन रहा है, जैसे स्पर्म ने यहाँ एंट्री की, इसके जस्ट अपोजिट बन रहा है, इस तरफ देखो, इधर बन रहा है ना, इस वाले पार्ट में बन रहा है, देखो यहाँ पर। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से, ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उनको आपको अच्छे से याद रखना है। इन वर्डिंग्स पर ही क्या है क्वेश्चन उठ करके आते हैं, कितने डिग्री रोटेशन होता है, वहां पर फिर क्या बनता है, एंड ये जो रोटेशन होता है 30 डिग्री पर ये क्यों होता है, क्यों हो रहा है, स्पर्म की एंट्री के बाद हो रहा है, स्पर्म की एंट्री के जस्ट अपोजिट। जैसे स्पर्म ने यहाँ पर एंट्री ली है जस्ट यहाँ पर, इसके जस्ट अपोजिट इस तरह से ये 30 डिग्री पे रोटेट कर रहा है और यहाँ पर इसमें ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट। इस तरह से ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट हो गया। ग्रे क्रिसेंट के बारे में अपन थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कैन बी सेम, यहाँ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल है इसमें क्या है मूवमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ग्रेस्टुलेशन बीइंग्स एट द पार्ट egg opposite the point of sperm entry and this region will become the dorsal portion of the embryo। अब आपको ये चीज भी मैंने बताई थी कि जहां से स्पर्म एंट्री करता है वो वाली चीज वेंट्रल बनाती है एंड इसके अपोजिट वाली साइड क्या डोर्सल। तो ये चीज तो आपको पता है वेंट्रल है और यहाँ पर क्या है डोर्सल बन रहा है और डोर्सल वाला जो साइड है यहीं से क्या है ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोट्यूबुलर arrays organized by the sperm centriole at fertilization play a large role in initiating these movement। तो यहाँ पर क्या है इसके अंदर काफी सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस तरह से फैली हुई रहती है, सॉरी ग्रेन्यूल्स नहीं माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से इसमें स्कैटर्ड रहती है। यही क्या है हेल्प करती है इसमें मूवमेंट के लिए। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस ऑफ द लार्वा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री। जो स्पर्म एंट्री है यही क्या है हमारे डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ग्रे क्रिसेंट है वो किस तरह कौन सी साइड में बनता है, डोर्सल साइड में बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि वेंट्रल साइड में एग के अंदर स्पर्म की एंट्री होती है और ग्रे क्रिसेंट क्या है 30 डिग्री रोटेट करता है कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, वहां उस एरिया में ग्रे क्रिसेंट बनता है और वहीं पर क्या है ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट होता है। ये सब होता है हमारे डोर्सल साइड में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी है डिफ्यूज ग्रे पिगमेंट, इस तरह से यहाँ पर क्या है ये ग्रे जो पिगमेंट है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया, वो मैंने आपको हाथ से बनाया है, ये डायग्राम है हमारी बुक का गिलबर्ट का, ठीक है। अब यहाँ क्या है एंट्री ऑफ स्पर्म एंट्री, स्पर्म ने जैसे ही एंट्री लिया इसकी अपोजिट साइड क्या है हमारे ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये देखो ये रोटेट कर गया यहाँ तक आ गया, ये 30 डिग्री रोटेट हो गया, पहले ये यहीं तक था एंड इसके बाद ये देखो यहाँ तक आ गया और ये वाला जो पार्ट है हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब इस पार्ट को इन्होंने क्या बोला है ग्रे क्रिसेंट बोला है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्पर्म की सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर साइटोप्लाज्म यहाँ है, ये वाला जो साइटोप्लाज्म ये क्लियर है और ये है पिगमेंट, इसलिए आपको ये ग्रे क्रिसेंट बन गया और यहाँ पर ही ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट होगा। यहाँ और वैसे एक्सपेरिमेंटल डायग्राम यहाँ वो दे रखा है माइक्रोस्कोपिक व्यू, पिगमेंटेड एनिमल रीजन, ये ग्रे क्रिसेंट है, ये वेजिटल रीजन दिया हुआ है। तो ये इस डायग्राम का तो कोई रोल नहीं है, आपको ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कैसे ग्रे क्रिसेंट बन रहा है। अब हम ग्रेस्टुलेशन हो रहा है इसके अंदर क्या कुछ टर्म्स है, हम उन टर्म्स को देख। सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ क्या फर्टिलाइजेशन होता है एंड उसके बाद होता है क्लीवेज। क्लीवेज की काफी सारे स्टेजेस के बाद आता है यहाँ पर मोरुला स्टेज, फिर मोरुला के बाद आता है यहाँ ब्लास्टोला स्टेज एंड यहाँ पर ब्लास्टोला के साथ साथ ब्लास्टोसेल बनती है, ग्रेस्टोला का फॉर्मेशन होता है अल्टीमेटली। यहाँ पर क्या है कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स का मतलब प्लास्टोपोर होता है, वो क्या होता है जो प्लास्टोपोर होता है यहाँ इसकी जो ओपनिंग होती है ग्रेस्टोला की वो डेवलप करता है हमारे
या तो एनस बनेगा किसी किसी एनिमल्स में, या फिर ये माउथ का फॉर्मेशन करता है। एंड ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से क्या है ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट होता है। अब एक और टर्म है यहाँ पर आर्किंट्रॉन। ऐसी कैविटी होती है एम्ब्रियो के गैस्ट्रुलर स्टेज के अंदर, ये क्या करती है लास्ट में बाद में जाकर के गट्स जो होता है एनिमल्स में उसमें कन्वर्ट होती है। एंड एक होता है यहाँ पर बोटल सेल। बोटल सेल क्या होती है, जैसे कि ये हमारा एग है, इस तरह से कुछ सेल्स है, इस तरह से इन्वेजिनेट होती है एंड इन्वेजिनेट होकर के यहाँ से क्या है ग्रेस्टुलेशन को स्टार्ट करवाती है, ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से यहाँ ये बॉटल सेल्स है, इन्वेजिनेट होकर के ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन करती है। ब्लास्टोपोर क्या है, ग्रेस्टुला जो डेवलप होता है उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर एनस बनेगी या माउथ बनेगी, वो सब चीजों का फॉर्मेशन करता है। आर्किंट्रॉन एक कैविटी होती है जो कि गट्स का फॉर्मेशन करती है हमारे एम्ब्रियो में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। जो ब्लास्टोसील होता है ये क्या करता है, ब्लास्टोसील की जो फंक्शन है इस सेल के माइग्रेशन में हेल्प करता है। ग्रेस्टुलेशन के दौरान जो सेल्स माइग्रेट करती है उसमें हेल्प करता है सबसे पहले तो। एंड सेकंड करता है जो प्रीमैच्योर सेल्स होती हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है या आगे ग्रोथ नहीं करनी है, पहले आप अपनी जो ग्रोथ है उसको पूरा मैच्योर किए उसके बाद ही आपको आगे ग्रोथ करनी है, सेल्स का फॉर्मेशन करना है। तो ये सब थे कुछ टर्म्स ग्रेस्टुलेशन को लेकर के, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किए हैं। अब है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेस्टुलेशन। तो क्या होता है यहाँ पर ब्लास्टुला बनता है 13 सेल स्टेज के ऊपर। फिर उसके बाद क्या है डिफरेंट जीन्स बीइंग टू बी ट्रांसक्राइब होते हैं डिफरेंट सेल्स में। सेल साइकिल जो होती है स्लो डाउन होती है, हमारे एक्टिवेशन होता है जाइगोटिक जीन्स का। एंड ब्लास्टोमियर्स एक्वायर द कैपेसिटी टू बी बिकम मोटाइल। उसके बाद इसके अंदर कैपेसिटी आती है मोटाइल होने की, किसके अंदर ब्लास्टोमियर्स के अंदर। ये सारी चीजें होने के बाद फिर है काफी सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है हमारे वो है वेस्ट। ये सब किस चीज की बात हो रही है, जब हमारी ग्रेस्टुलेशन चल रहा है। तो ये क्या बनाता है वेजिटल साइटोप्लाज्म फॉर्म लोकेस्ट मैटरनल एमआरएनए बाइंड टू द प्रोमोटर्स एंड इनिशिएट करता है न्यू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। अब न्यू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनिशिएट करता है एंड उसके बाद क्या है यहाँ पर एंडोडर्म बनती है एंड सीक्रेट फैक्टर दैट इंड्यूस द सेल्स अबाउट देम टू बिकम द मेसोडर्म। ये क्या है, जहां पर वेज टी प्रोटीन होता है हमारे वेजिटल पोल के ऊपर, वेजिटल पोल की तरफ हमारे क्या है वेज टी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब जहां वेज टी प्रेजेंट होगा वो वाला एरिया हमारे बनेगा एंडोडर्म, खुद बन जाएगा एंडोडर्म। अब जस्ट अपने से ऊपर वाली सेल को क्या रेस्पॉन्स देगा ये, या इंडक्शन देगा, इंड्यूस करेगा कि आप मेसोडर्म बना लो, क्योंकि मैंने बना लिया है एंडोडर्म। ठीक है, ये चीज इस लाइन में बताई हुई है। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, वेज टी जो है इज क्रिटिकल है इन जनरेटिंग बोथ एंडोडर्म एंड मेसोडर्मल लीनिएज। अभी मैंने आपको बताया था ये जो वेज टी एमआरएनए है, ये देखो ये वेज टी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है एंड यहाँ पर नोडल जीन एक्टिवेट होते हैं जो कि एंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एंडोडर्म बन गया। अब नोडल जीन जो एक्टिवेट होता है एंड यहाँ पर इयोम्स को एक्टिवेट करता है और वो बनाता है मेसोडर्म। ये पूरा एक साइकिल की तरह चलती है सब चीजें कि पहले कौन एक्टिवेट हो रहा है फिर क्या हो रहा है, इस तरह से। यहाँ वेज 1 एमआरएनए होता है, उससे वेज 1 प्रोटीन्स बनते हैं। अब वेज 1 प्रोटीन डोर्सल साइड पे क्या करता है, WNT का इनहिबिटर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसका इनहिबिशन करवाता है। नोडल इयोन्स बनाता है वेज टी प्रोटीन का, यहाँ बनता है एंड यहाँ पर क्या है WNT का इनहिबिशन इफेक्ट यहाँ देखा जाता है, जो कि कौन करवाता है, VG1। ठीक है, ये है वेज टी, ये है वेज पोल, वेजिटल पोल। ठीक है, ये वेज टी है एंड ये है VG1। इस तरह से इन तीनों जीनों के अलग अलग नाम आपको लर्न होने चाहिए। इस तरह से पूरे साइकिल में फीडबैक रूप से चलते हैं एंड यहाँ पर लास्ट में क्या बनता है, वेंट्रल साइड है और ये है ये वेंट्रल साइड एंड ये डोर्सल साइड। अब यहाँ पर एंडोडर्म बन गया वेजिटल साइड पे, फिर मेसोडर्म बीच में एंड एक्टोडर्म बन गई सबसे ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, वेज टी प्रोटीन सबसे पहले बनता है, वो बनाता है एंडोडर्म, फिर अपने से ऊपर वाले कुछ फैक्टर्स उनको सिक्रीट करता है, उसके बाद बनता है मेसोडर्म, मेसोडर्म के बाद बनता है एक्टोडर्म। ये देखो एक्यूमुलेटेड एमआरएनए फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वेज टी एंड एमआरएनए फॉर द डोर्सल पैरेंकाइमाइन फैक्टर वेज 1 है यहाँ पर एक। एट द लेटर ब्लास्टुला स्टेज वेज 1 जो VG1 जो एमआरएनए है ट्रांसक्राइब हो रहा है और
VG1 इंड्यूस कर रहा है फर्दर डोर्सल मेसोडर्म को बनाने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर काफी सारे WNT की इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे डिकॉक जो कि एपोप्टोसिस में काम कर रहा था, आपको याद होता। फिर है VEGT, क्या करता है, मैसेज इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड, ये ऑल्सो और क्या कर रहा है, VEGT एक्टिवेट करता है न्यूक्लियर जीन को जो कि नोडल प्रोटीन्स बनाते हैं, या कुछ TGF बीटा फैक्टर्स की होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इयोमेसोडर्मिन प्रोटीन है उसको, एंड ये क्या करता है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन करता है। फिर है जो मेसोडर्म इयोमेसोडर्मिन जो होता है हेल्प करता है एक्टिवेट करने के लिए SMART2 को फ्रॉम द नोडल प्रोटीन्स। फिर एक्टिवेट्स होता है न्यूक्लियर जीन्स एनकोडिंग VEGT। In this way, VEGT expression has gone from maternal mRNA in the preserved endodome to clear expression in the preserved mesoderm। यहाँ क्या बोला गया है, एक बार अच्छे से आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ और फ्लो चार्ट से भी मैं आपको इसको समझाऊंगी। बहुत अच्छी चीजें हैं ये, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ मैं ब्लैक कलर के जो पार्ट्स है वो अपन एंडोडर्म वाले बना। तो यहाँ पर एक होता है VEGT प्रोटीन। अब ये ऊपर अपने से ऊपर वाले पैराक्लाइन फैक्टर होता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देता है या उसको पहले एक्टिवेट करता है मॉडल जीन। ये स्मार्ट ऊपर फॉस्फोराइलेटेड रहता है, स्मार्ट प्रोटीन हमारे ये बनाता है और अल्टीमेटली ये रीजन क्या बनेगा, मेसोडर्म। एंड फिर उसके बाद है यहाँ तक बन गया हमारे मेसोडर्म और इसके ऊपर वाला जो रीजन ये बन जाएगा हमारे एक्टोडर्म। अब यहाँ पर VEG1 प्रोटीन भी हमारे प्रेजेंट रहता है जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट रहता है। तो ये वाला पोल हो गया डोर्सल, ये हो गया हमारे वेंट्रल। ये चीज थ्योरी में समझाई गई है, ठीक है। ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो WNT के इनहिबिशन इफेक्ट यहाँ पर दिखाते हैं एंड यहाँ पर कुछ SMART2 जो है फॉस्फोराइलेटेड होता है एंड ये क्या करता है लास्ट में इस वाले जो रीजन को है मेसोडर्म में फॉर्म करता है। एक मैं फ्लो चार्ट में भी समझाती हूँ जो मैंने आपको ये सब चीजें बताई है। VEGT mRNA होता है सबसे पहले, ये ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसलेशन करके VEGT प्रोटीन का यहाँ पर SOX17 ये हमारा फ्लो चार्ट बन गया है। यहाँ है VEGT mRNA, यहाँ इसमें ट्रांसलेशन हो रहा है या फर्टिलाइजेशन आप मान सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है इसमें, ये VEGT प्रोटीन से क्या है mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्या कर रहा है, उसके बाद इसमें VEGT प्रोटीन्स के थ्रू क्या है कुछ जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। वो जीन कौन सा है, SOX17 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, SOX70 एक्टिवेट होकर के जीन क्या करता है, स्पेसिफाई करता है सेल को कि उसको एंडोडर्म बनना है। अब एंडोडर्म ये बन चुका तो ये अपने से ऊपर वाले सेल को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, इंड्यूस करता है कि आपको मेसोडर्म का फॉर्मेशन करना है। ये देखो इस तरह से। फिर यहाँ VEGT प्रोटीन है वो ही एक्टिवेट करता है कुछ जीन्स को, इंड्यूस करता है। नोडल पैराक्राइन फैक्टर्स यहाँ क्या है एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या है, यहाँ SMART2 जो है वो एक्यूमुलेट होता है फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। अब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होकर के क्या करता है, हेल्प करता है एक्टिवेट करने के लिए इयोमेसोडर्मिन एंड XBRA जीन को। ये जीन्स है, ठीक है, दोनों, ठीक है। अब ये जीन्स क्या है, VEG1 की हेल्प से, ये VEG1 है, वापस लिख देती हूँ, ये है VEG1, ठीक है। अब ये VEG1 जीन क्या करता है, सेल को स्पेसिफाई करता है कि आपको मेसोडर्म बनाना। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने यहाँ भी समझाई है पूरे अच्छे से डायग्राम से। फिर उसके बाद इसके लैंग्वेज में भी वही सब चीजें हैं, वो लैंग्वेज वाली चीजें इस तरह से फ्लो चार्ट में मैंने बनाई है। इसके बाद मैंने इसका जो डायग्राम है वो भी बनाया। अब यहाँ पर जो हमारी वेजिटल सेल्स है इनके कुछ फंक्शंस है, ये क्या क्या करती है और भी इनकी कुछ, अगर ये नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये सब चीजें लैंग्वेज के फॉर्म में पर हम देख लेते हैं। दो मेजर फंक्शन है वेजिटल सेल के, इनिशिएट करती है एंडोडर्म एंड इंड्यूस करती है अपने से ऊपर वाली सेल को कि आपको मेसोडर्म बनाना। ये चीज मैं 2-3 बार आपको लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ। फिर है इसका क्रिटिकल रोल होता है एंडोडर्म एंड मेसोडर्म वाले लिनिएज में। VEGT ट्रांसक्रिप्ट करता है, ट्रांसक्रिप्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एंटीसेंस
न्यूक्लियोटाइड्स द एंटायर एम्ब्रियो बिकम एपिडर्मिस। यहाँ क्या है, आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो वेज टी होता है ये क्या फंक्शन करता है। ये सबसे पहले बनाता है एंडोडर्म और अपने से अबाव वाली सेल को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, इंड्यूस देता है आपके आपको मेसोडर्म बनाना है। ठीक है, अगर इसी चीज को हम म्यूटेट कर दे या किसी चीज से इसको इनहिबिट कर दे, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से क्या है, इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उस चीज को ही हटा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, पूरे एंटायर एम्ब्रियो में क्या बनेगा, एपिडर्मिस यानी एक्टोडर्म। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वेज टी रहेगा तो ही एंडोडर्म और मेसोडर्म बनेगा। अगर ये नहीं होगा, किसी भी रीजन से ये डिलीट हो गया या हमने कर दिया या म्यूटेट हो गया, तो ओनली पूरे एंटायर एम्ब्रियो में एपिडर्मिस ही बनेगी, कोई मेसोडर्म और कोई भी एंडोडर्म नहीं बनेगी। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होनी चाहिए। फिर है वेज टी एमआरएनए ट्रांसलेट होता है शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर क्या करता है, इट्स प्रोडक्ट एक्टिवेट्स ए सेट ऑफ जीन प्रायर टू द मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। अभी अपन ने देखा था किस तरह से होता है। यहाँ एक्टिवेट किए जाते हैं वेज टी प्रोटीन्स के थ्रू SOX17 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब SOX17 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है जीन्स दैट स्पेसिफाइड सेल टू बी एंडोडर्म, थस द फेट ऑफ द वेजिटल सेल्स टू बी बिकम एंडोडर्मल। ठीक है, फिर है अनदर सेट ऑफ अर्लियर जीन्स एक्टिवेट होते हैं हमारे वेज टी प्रोटीन के थ्रू। ये और किस किस को करता है एक्टिवेट, नॉर्मल पैराक्राइन फैक्टर को एक्टिवेट करता है एंड इंस्ट्रक्ट देता है उसको कि आपको अबाउट सेल को या अपन से ऊपर वाली सेल को मेसोडर्म बनाना है। फिर उसके बाद नोडल सिक्रेट करता है कुछ और प्रोटीन्स या एमआरएनए एक्युमुलेटेड रहते हैं, वो है फोस्फोराइलेटेड SMART2। अब फोस्फोराइलेटेड SMART2 क्या हेल्प करता है, हमारे कुछ जीन्स को एक्टिवेट करता है, ईओमेसोडर्मिन को एंड XBRA जीन को एक्टिवेट करता है। एंड ये सेल क्या स्पेसिफाई करती है, मेसोडर्म बनाने के लिए हेल्प करती है। फिर है ईओमेसोडर्मिन एंड SMART2 प्रोटीन्स वर्क करते हैं टुगेदर देन कैन एक्टिवेट द जाइगोटिक जीन्स फॉर द वेज टी प्रोटीन, फिर क्रिएटिंग ए पॉजिटिव फीडबैक लूप दैट इज क्रिटिकल standing the mesodome. Absence of such induction cells become हमारे ectoderm ही बनेगी। हाँ, ये चीजें मैंने 3-4 टाइप से आपको समझाई है। ये देखो, सबसे पहले क्या है, वेज टी बनेगा। वेज टी अपने आप को क्या बनाता है, एंडोडर्म बनाता है, अपनी से ऊपर वाली सेल को मेसोडर्म का इंस्ट्रक्शन देता है, इंड्यूस करता है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, कुछ एमआरएनए हेल्प करते हैं, 17 हेल्प करता है। फिर इसमें फोस्फोराइलेटेड हमारे SMART2 हेल्प हो, मतलब कि यहाँ वर्क करता है, ये 2 जीन्स को एक्टिवेट करता है, ईओमेसोडर्मिन की और XBRA जीन को। तो यहाँ इनके हेल्प से वेज 1 भी आता है और स्पेसिफाई करता है कि यहाँ ये चीज जो है अब मेसोडर्म ही बनेगी, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बन सकता। अगर वेज टी जीन को अगर हम म्यूटेट कर देते हैं तो वहां पर ओनली एंडोडर्म का ही फॉर्मेशन होगा। ये था इस स्लाइड का पूरा सार। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद हम देखेंगे एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वहाँ कौन सा फॉर्मेशन, कौन कौन से जीन्स हेल्प करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम बहुत डीपली अच्छे से देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो कि इससे रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।